चलिए, आज का जो एक्ट है, नया एक्ट, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक, है ना, अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। जी, इस एक्ट के नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है ना। अगर नाम को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर लें तो संभवतः पूरा अधिनियम हमारे आंखों के सामने आ सकता है। इसमें 10 धाराएं और एक नहीं, 11 धाराएं थी, जिसमें एक निरसन है और एक अनुसूची है। अगर हम उनके हेडों को देखें धारा के, तो पहला है, जैसा कि सभी एक्टों में रहता है, नाम और विस्तार, है ना, नाम, विस्तार और कब प्रारंभ होगा, और दूसरे में अधिनियम का लागू होना। तीसरा जो है वो परिभाषाएं, यानी किन को लागू होगा, उनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन्हें 3 में बताया गया है। 4 में बताया गया है कि कतिपय आवश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति, यानी कोई व्यक्ति, जो यहाँ निवारण वाली बात कही गई है ना, विच्छिन्नता, तो कोई व्यक्ति इन प्रकार के जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनको अगर करने से इनकार करता है तो वहाँ पे उसे दंड की व्यवस्था की गई है। अत्यंत आवश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध, यानी कुछ कार्यों को यहाँ प्रतिषेध किया गया है। वाद या कार्यवाही का कहाँ, जिला न्यायाधीश द्वारा, यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जाना। और शास्त्रियों के बारे में 7 में बताया गया है। और 8 में बताया गया है विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने में भी यहाँ शास्ति की गई है। यानी कोई इस प्रकार से कार्य में विच्छिन्नता करता है तो अगर उसको उद्दीपित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं या कोई ऐसा वित्तीय समर्थन देते हैं तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान दिया गया है। फिर अपराधों के संज्ञान के बारे में कहा गया है। फिर अपराध के विचारण आदि की बात कही गई है। और इसमें अध्यादेश जो जारी किया गया था उसे निश्चित करते हुए और जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनकी अनुसूची दी है ना। चलिए तो स्टार्ट करें, आप लोग पढ़ना। सर, ये विच्छिन्नता का मतलब इनकार करना होता है? नहीं नहीं, अब पढ़िए, पहले पढ़िए क्या है ये, ऊपर ये सब हेडिंग क्या है। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 क्रमांक 10 सन 1979। हाँ, 17। चलिए रुकिए, अभी क्या है मध्य प्रदेश तो समझ गए, क्या है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या तात्पर्य। सर, ये हमारे मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा है इसमें हम स्पेशल। हमारा क्या, और किसी जम्मू कश्मीर का मध्य प्रदेश नहीं होता क्या। सर, ये स्पेशली स्टेट की बात कर रहा है। हाँ, तो मध्य प्रदेश राज्य कहलाता है, स्टेट ऑफ एमपी, है ना, मध्य यस। प्रदेश राज्य। फिर क्या है अत्यावश्यक सेवा, ये क्या है अत्यावश्यक सेवा, यानी जो अत्यंत जरूरी हो। हम्म अत्यंत जरूरी। हाँ, तो अत्यंत जरूरी से कैसे समझ में आएगा। जैसे कहा गया है ना सीआरपीसी में, संज्ञेय अपराध कौन होंगे, संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, जो गंभीर प्रवृत्ति के होते अनुसूची हैं। में दिए गए नहीं हों। नहीं नहीं, जो अनुसूची में दिए गए हों। अनुसूची में दिए गए हों। तो यहाँ अत्यावश्यक सेवा का क्या मतलब है, जो अनुसूची में दिया जाएगा। संधारण, संधारण यानी क्या होता है, संधारण यानी मेंटेनेंस, है ना। अब उसके बाद क्या है एक शब्द, विच्छिन्नता। विच्छिन्नता। विच्छिन्नता के साथ क्या लिखा है, निवारण। निवारण का क्या मतलब होता है, प्रिवेंशन। सर, प्रिवेंशन यानी रोक। समाधान निकालो, निवारण करना। हाँ हाँ, रोक, एक प्रकार से जी। उसे रोक भी कह सकते हैं। तो विच्छिन्नता यानी ऐसे सेवाओं को रोक लेने वाला, ऐसी सेवाओं को ना करने वाला, उनका निवारण करना। जो ऐसी अत्य आवश्यक सेवाएं हैं उनको एक तो मेंटेन करना,
कि हर को ये सेवाएं मिले, और इन सेवाओं को कोई रोकता है तो उनके निवारण के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979। अत्यावश्यक सेवाओं को क्या बोलते हैं? एसेंशियल सेवा यानी सर्विसेज, और संधारण को मेंटेनेंस। तो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस, और यहाँ पे क्या है शब्द ये डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं इसको। और देखें इंग्लिश में क्या लिखा है, मेरे पास इंग्लिश में इसका वैसे नहीं दिया है ना सर, वैसा नहीं दिया हुआ है ना। तो इसको यानी डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, उसको यानी उसको डिसकंटिन्यू करना है ना, या इसको ये भी बोलते हैं डिस्क्रेटनेस, है ना, डिस्क्रेटनेस भी बोलते हैं। डिस्क्रीटनेस हो गया, या इसको नॉन कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, यानी उसे कुछ जो कंटिन्यू जो सेवाएं देना चाहिए था उसको रोक देना, बंद कर देना। अब यहाँ पे आप क्या है इसका प्रस्तावना पढ़ें। सर, ये थोड़ा सा इसे पढ़ देती हूँ। दिनांक 17 अप्रैल 1979 को राज्यपाल को अनुमति प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 अप्रैल 1979 को प्रथम बार प्रकाशित की गई। मध्य प्रदेश राज्य में अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए उपबंध करने तथा ऐसे सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्त्री का उपबंध करने हेतु अधिनियम, है ना। मध्य प्रदेश राज्य, है ना, यहाँ पे राज्य का शब्द किया है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं का संधारण यानी मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल सर्विसेज के लिए उपबंध करना, कि किस तरह से सभी व्यक्तियों के पास जो आवश्यक सेवाएं हैं वह पहुँचे, इसके लिए उपबंध करना। और ऐसी सेवाओं की विच्छिन्नता यानी उनमें डिसकंटिन्यूटी हो जाए, यानी वो रुक जाएं, है ना, किसी को ना मिल पाए, अगर ऐसा कहीं होता है तो उनके लिए क्या शास्त्रियों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। आगे, भारत गणराज्य के 30वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो, है ना। तो भारत गणराज्य जो जब हुआ उससे ये क्या कहलाया, 79 यानी 30वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा ये अधिनियमित किया गया है। जैसा हर अधिनियम में जो पहला सेक्शन होता है वह संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से होता है, वैसा ही इसमें भी कहा गया है। तो ये 1, 2, 3 इन्हें पढ़ लें। यस सर। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। फर्स्ट, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 है। सेकेंड, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। थर्ड, यह तत्काल प्रवर्त होगा। अरे भारत कहाँ से आ गया भाई, देखो अच्छे से। पूर्ण, हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ हाँ, वो सभी में भारत था तो यहाँ मध्य प्रदेश है क्योंकि ये स्टेट का है ना। तो हाँ, तो यहाँ संपूर्ण मध्य प्रदेश। संक्षिप्त नाम इसका क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 होगा, और इसका विस्तार जो है पूरे मध्य प्रदेश में होगा, और यह तत्काल प्रभाव से प्रभावित होगा, यानी राज्यपाल ने जिस तारीख को साइन किए हैं, ये यानी 5 दिसंबर, है ना, 5 दिसंबर को ये लागू प्रवर्त हो गया, है ना। अब यहाँ पे हाँ, राज्यपाल की जो अनुमति प्राप्त हुई थी 17 अप्रैल 1919 से दिया है, और ये प्रथम बार जब प्रकाशित हुआ था तो ये 17 अप्रैल 1919 ही दिया है मेरे पास। अब गजट नोटिफिकेशन में देखेंगे जब समझ में आएगा, है ना। मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है, चलिए, है ना, इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे धारा 2 है, यहाँ क्या अधिनियम का लागू होना, है ना। सेक्शन अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम अत्यावश्यक सेवा से संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक प्रवृत्ति, ऑपरेटिव तथा अनुसचिवी व्यक्तियों को लागू होगा, है ना। ये जो अत्यंत आवश्यक सेवाएं हैं ये किन से संबंधित होंगी, ये वैज्ञानिक या तकनीकी और कार्यपालिक, है ना, ये साइंटिफिक, है ना, टेक्निक और एग्जीक्यूटिव, है ना, जो एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो,
और ऑपरेटिव यानी जो ऑपरेट करने की बातें कही गई हैं, और अनुसचिव सचिव व्यक्तियों को, इन व्यक्तियों को लागू होगा। मगर यहाँ स्पष्टीकरण में और स्पष्ट कर दिया गया है कि इनके अंतर्गत कौन व्यक्ति आएंगे, तो यहाँ पे बताया गया है, तो स्पष्टीकरण में देखें अपन। यस सर, स्पष्टीकरण। इस धारा में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं वे व्यक्ति, एक जो ठेके पर रखे गए हैं, दो जो पूर्वकालिक नियोजन में नहीं है, तीन जिनमें आकस्मिक व्यय कंस्टिट्यूएंसी में से भुगतान किया जाता है, और चार जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं। है ना। और फिर एक और जोड़ दिया गया है, उसे भी पढ़ लें। और चार ही नहीं, ये अभी है ना 2013 में अमेंडमेंट हुआ है। चलिए, तो इस धारा में अत्यंत सेवा से संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत ये व्यक्ति भी आते हैं। कौन? जो ठेके पर रखे गए हैं। यानी आपने कोई संविदा कर ली, मान लीजिए आपने कोई संविदा किसी व्यक्ति से कर दी जो किसी ऐसी चीज़ों से संबंधित है जो अति आवश्यक है, जो अनुसूची में दी गई है, संविदा पे है, ठेके पे है ना, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है ना, तो वहाँ जो जिनको ऐसा कोई ठेका दे दिया गया है तो उन पे भी लागू होगा। और जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, जो बिल्कुल रेगुलर यानी जो सर्विस होती है ना, रेगुलर सर्विस रहती है, जिनको दिन प्रतिदिन और महीने में सैलरी मिलती है और एक तिथि होती है जब वो रिटायर होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो पूर्णकालिक नियोजन में अगर नहीं भी है तो भी वो यहाँ पे इस प्रकार से वो भी कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे यह और कहा गया है कि जिन्हें आकस्मिक व्यय, कुछ डिपार्टमेंट में एक आकस्मिक निधि होती है ना, जिसको कंटेंजेंसी यानी कभी ज़रूरत पड़ने के लिए निधि रखी जाती है, उन निधियों का इस्तेमाल कर कर ये कंटेंजेंसी पर जो श्रमिक वगैरह या किसी भी को व्यक्ति को लगाया जाता है, अगर उनसे अगर भुगतान किया जाता है तो भी उन्हें भी। और यहाँ पे और शब्द है, इसको काट दीजिए, इसे विलोपित कर दिया गया था। और फिर चौथे में क्या है, जो कार भरित है ना, जो वो कहलाते हैं चार्ज, है ना, चार्ज में जो चार्ज में काम करते हैं, है ना, वर्क इंचार्ज कहलाते हैं वो उनमें कंटेंजेंसी एंड वर्क इंचार्ज वाले जो होते हैं, ऐसी स्थापनाओं में नियोजित किए जाते हैं, वो भी इसमें आएंगे। और वे व्यक्ति जो राज्य सरकार और उसके किसी एजेंसी से किसी भी नाम से कोई आर्थिक लाभ उठाते हों, है ना, गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से या किसी ऐसी राज्य सरकार की एजेंसी में जो किसी भी नाम से पुकारे जाते हैं और उनसे कोई आर्थिक फ़ायदा होता है, और जिनसे लोक स्वास्थ्य, जिनसे क्या पब्लिक जो हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य जो है के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्य का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती हैं, ऐसे व्यक्ति भी इसमें क्या अत्यावश्यक सेवाओं के रूप में इन्हें देने के लिए इनके विरुद्ध माना जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे 4 और एक जुड़ गया है, तो 5 इस प्रकार के ये 5 स्पष्टीकरण करके ये कहा गया है। और जो रेगुलर सेवाओं में है, जो ऊपर लिखा गया है, संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिक, है ना, और ऑपरेटिव और अनुसचिव वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें तो लागू होगा ही होगा। मगर ये जो हैं किसी ठेके पे यानी किसी संविदा पे रखे गए हैं, या कोई अंशकालीन कार्य कर रहे हैं, एडाक पे हैं, या किसी इस प्रकार से कोई बात है, या जो आकस्मिक व्यय या कंटेंजेंसी भुगतान पे जो आकस्मिक निधि रहती है, उन पर इरेगुलर ही इनको काम कराया जाता है, उन पर, या जो वर्क चार्ज वाले में नियोजित किए जाते हैं वो, और जो राज्य सरकार या उनके एजेंसी जो किसी भी नाम से आते हों मगर सरकार के जो पैसा उनको मिलता हो वह, और लोक स्वास्थ्य से संबंधित सार्वजनिक फायदे के कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, जिनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। अब जो धारा 3 है वह क्या है, वह परिभाषा के बारे में बताती है कि क्या क्या परिभाषाएं हैं इस अधिनियम में। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो अत्यावश्यक सेवाएं क्या हैं, चले पढ़ें से। अत्यावश्यक सेवा से अभिप्रेत है अनुसूची में वर्णित की गई सेवा, है ना। सीधा सीधा इसमें बता दिया गया है कि जो अनुसूची दी गई है ना, वो अनुसूची में जो जो सेवाएं बताई गई हैं वह अत्यावश्यक सेवाएं कहलाएंगी। दूसरा क्या है, किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध कार्य करने
से इनकार करना से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कार्य का किया जाना जिसका कि प्रतिषेध धारा 5 के अधीन किया गया है ना। यहाँ पे धारा 5 में बताया गया है कि किस प्रकार से किस कार्यों को आप है तो प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं। तो किसी आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्ति के संबंध में कार्य करने से इनकार करना, ये क्या है, इससे अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कार्य को किया जाना जिसका कि प्रतिषेध जो धारा 5 के अधीन दिया गया है। अब यहाँ पे धारा 4 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट धारा है ना, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। जी। सेक्शन 4 कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। फर्स्ट, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अत्यावश्यक सेवा में तथा ऐसी तारीख से जैसे कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी, है ना। यहाँ पे कतिपय यानी कुछ सर्टेन आवश्यक सेवाओं, है ना, आवश्यक सेवाएं जो वहाँ पे अनुसूची में कही है, में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। यानी कोई व्यक्ति जो है जो आवश्यक सेवाएं हैं उनमें अगर कोई कार्य दिया गया है तो उसको या करने के लिए कहा गया है तो वो बाध्य है, अगर वह नहीं करता है तो उसके बारे में यहाँ प्रतिषेध करने की यहाँ पे राज्य सरकार की शक्ति की बात कही गई है। यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि लोकहित में, एक बात कौन है, पब्लिक इंटरेस्ट, लोकहित या लोक व्यवस्था, है ना, लोक की जो है ना जो जनरल पब्लिक की जो व्यवस्था के हित में, के इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक है तो वह साधारण, कोई साधारण यानी एक साधारण आदेश करके या कोई स्पेसिफिक आदेश करके, स्पेशल आदेश के द्वारा ऐसी आवश्यक सेवा में, कोई भी आवश्यक सेवाओं की, कोई भी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके लिए ऐसी आवश्यक सेवाओं में तथा ऐसी तारीख से, कोई तारीख उसमें रहेगा, इस तारीख से जैसा कि आदेश में वो स्पेसिफिकली लिखेगा, विनिर्दिष्टता लिखा जाए, कार्य करने से इनकार किए जाने पर प्रतिषेध कर सकेगा, है ना। जैसे होता है ना, चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है, जनगणना होती है तो ड्यूटी लगाई जाती है। अभी कोरोना काल में बहुत से लोगों को, डॉक्टरों के ऊपर भी, जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी थे उनके ऊपर भी ये है तो कह दिया गया था कि आपको कार्य में आना होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से जो अत्यावश्यक जो सेवाएं हैं जो लोकहित में हैं और लोक व्यवस्था में हैं तो उनको कोई कार्य करने से इनकार करेगा तो उनके लिए इस प्रकार से आदेश करके उसे प्रतिषेध किया जा सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या है धारा 2 क्या बोलता है, उपधारा 1 में उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश केवल 3 मास तक ही प्रवर्त रहेगा, किंतु राज्य सरकार वैसे ही आदेश द्वारा उसे समय समय पर किसी ऐसे कालावधि के लिए जो एक बार में 3 माह से अधिक की नहीं होगी बढ़ा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है या समीचीन है ना। अब यहाँ पे किस तारीख से चालू होगा ये तो बता दिया गया है धारा 1 में, और कब तक होगा इसके बारे में भी यहाँ कहा गया है कि उपधारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश केवल 3 माह तक के लिए किया जाएगा। यानी पहली बार जब किया जा रहा है तो वो 3 महीने की तारीख तक मैक्सिमम की बात कहेगी, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, तो यानी मैक्सिमम 3 महीने तक रहेगा। अब किंतु आ गया, है ना, किंतु परंतु, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो किंतु क्या है, राज्य सरकार वैसा ही आदेश द्वारा, यानी 3 महीने जैसे ही ख़त्म होते हैं तो अगले 3 महीने के लिए, है ना, और भी नहीं कि 4 महीने या उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर 3 महीने में ऐसी कोई व्यवस्था जो अभी भी है, कोई समस्या बनी हुई है तो वो अगले 3 महीने तक के लिए, तो उसे समय समय में किसी ऐसी काल अवधि के लिए जो एक बार में 3 माह से अधिक नहीं होगी बढ़ा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना क्या लोकहित में है और समाचीन है, यानी समय की ऐसी मांग है ना। तो पहली बार में 3 माह से ज़्यादा का नहीं होगा, और ऐसी समस्या, ऐसा जो है वो फिर से बना हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है तो अगले 3 महीने के लिए, मगर ये 3 महीने करके कितने तक के लिए ये नहीं कहा गया है, मगर एक बार में 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, मगर 3 महीने करके कितने भी बार हो सकता है। तो इसमें से प्रश्न आने की संभावना है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान देकर और पढ़ लीजिएगा। अब 3 में और क्या कहा गया है उपधारा 1 में, और क्या बात कही गई है?
सर इसमें जैसे बोला है कि जैसे 3 माह तक प्रवृत्त रहेगा, अगर वो 3 माह तक प्रवृत्त है और उस बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो फिर 3 महीने तक अधिक बढ़ा सकेगा। कुछ नहीं हुआ है तो वह वापस हो जाएगा, है ना। और कुछ ये और अभी अभी समस्या बरकरार है तो अगले 3 महीने के लिए और बढ़ा सकेगा। अरे एक साथ 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा, कम का तो 1 दिन 2 दिन कितने भी दिन का हो सकता है, उसके बारे में यहाँ नहीं कहा गया है ना। चलिए आगे। धारा 1 के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जिसे राज्य सरकार उसे सर्व संबंधित के ध्यान में लाने के लिए उचित समझे। है ना, इस प्रकार का जो आदेश होता है ना, उसको इस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा कि साधारण व्यक्ति को या जिनसे इनसे संबंधित व्यक्ति हैं जो, है ना, उनको और सभी सर्व संबंधियों को के ध्यान में लाने के लिए उचित हो। को ये यानी जो जिनको इन कार्य में संलग्न होना है उनको भी, और जिनको इन सेवाओं को प्राप्त करना उनको भी, यानी सब व्यक्तियों को किस प्रकार से ये पता चल जाए, ऐसा आदेश हुआ है। इसका भी वह यानी प्रकाशित करेगा, ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा जैसा राज्य सरकार उचित समझता है ना। तो यहाँ पे ये 3 महीने वाली जो बात कही गई है, किसी कार्य को करने के लिए, है ना, अगर कोई नहीं करता, करने के लिए नहीं कह सकता, ऐसा यहाँ पे किया गया है। चलिए अब 5 क्या है? सेक्शन 5 अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे अकेले या सम्मिलित रूप में, एक इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा। है ना, यहाँ पे यह और बात कह दी गई है, जो धारा 4 में 4(1) के अधीन जो आदेश दिया गया है, जो भी निर्दिष्ट तारीख दी गई है, इस तारीख से लागू होगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे आवश्यक सेवाओं से जो संबंधित है, चाहे अकेला हो चाहे वह ग्रुप में काम कर रहा हो, है ना, अकेला हो या सम्मिलित होकर काम कर रहा हो, तो एक इनकार करके, यानी उस काम को ना करने का इनकार करके, या अन्य प्रकार से और कोई इसी प्रकार का कोई हो, पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय लेके, कि अब थोड़ा समय हम कर लेंगे, इसके बाद और किसी को करवा लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि विराम करते हुए ऐसा आश्रय नहीं लेगा, ऐसा बहाना नहीं बना सकेगा। दूसरा 2 प्रसामान्य कार्य समय के परे कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि सेवा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए आवश्यक हो। है ना, यहाँ पे कोई सामान्य कार्य समय के परे, यानी जिस कार्य में कुछ समय में जो करना है, कार्य करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा कि वह इस तारीख को सुबह नहीं करूँगा, शाम को नहीं करूँगा, रात में कैसे ड्यूटी लगेगी, ऐसा किसी समय विशेष के लिए वह इनकार नहीं कर सकता। आपको जबकि ड्यूटी लगाई जाएगी जब आपको करना पड़ेगा, और जबकि ऐसा जो अत्यावश्यक सेवाओं के संधारण उनको मेंटेन करने, यानी वो सेवाओं को मेंटेन होते रहे, है ना, ऐसा करना आवश्यक है। जैसे अभी कोरोना काल में जो अस्पतालों में डॉक्टरों की जो सेवाएं ली जा रही थी, तो उस समय उन्हें तो कभी भी उपलब्ध होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि महिला हूँ मैं तो मैं रात में ड्यूटी नहीं कर सकती, या ऐसा बहाना नहीं चलेगा। आगे 3 किसी संस्थापन मशीनरी संयंत्र यान भवन कार्यालय अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति का अवशोषण नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे विनष्ट नहीं करेगा या ऐसे कार्य किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा या उसका दुष्प्रयोग नहीं करेगा। हाँ, वो रेमडेसिविर की जो वो हो गई थी ना, तो उसमें लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, तो इस प्रकार से आदेश करके ऐसा मना किया जा सकता है। तो यहाँ किसी संस्थापना, है ना, कोई संस्थापना इंस्टॉलेशन होता है किसी चीज़ को, है ना, इंस्टॉलेशन करना, उसको जमाना, है ना, को मशीन हो या संयंत्र हो या कोई यान है कोई भी परिवहन है ना, भवन है, कार्यालय है या कार्यालय अभिलेख है, या किसी अन्य प्रकार की संपत्ति का आह्वान नहीं करेगा, यानी उसे इस्तेमाल करने से मना नहीं कर सकता, वह उसे नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, उससे जो अत्यावश्यक वस्तु है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या उसे विनिष्ट भी नहीं करेगा, उसको यानी पूर्णतः नाश कर दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं कर सकेगा। और ऐसे कार्य के लिए किए जाने का प्रयत्न नहीं करेगा, या जो ऊपर कार्य जो बताए गए हैं
वह वो उनको नहीं करेगा, या ऐसे कार्य करने का प्रयत्न के लिए भी बात कह दी गई है, नहीं करेगा, और ना किसी को ऐसा दुष्प्रेरित करेगा, है ना। इस प्रकार से किसी इंस्टॉलेशन, मशीन, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय, है ना, कोई ऐसा हॉस्टल है, तो उस समय कोरोना काल था तो हॉस्टलों में भी वहाँ अस्पताल बना दी गई थी, धर्मशालाओं में बना दी गई थी, मंदिर में जो गिरजाघर हैं उनमें वगैरह वगैरह जगह जो भी हैं वहाँ पे भी ऐसा कर दिया गया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे ऐसा कार्य करने से मनाही नहीं कर सकता, या किसी चीज़ की अगर किल्लत हो गई है तो उसे ऐसा कोई नष्ट करना या ये करना जो जैसा इसमें लिखा है वैसा नहीं कर सकेगा। 4 छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा। है ना, बिना छुट्टी मंजूर किए हुए, है ना, वह अपने कार्य में अनुपस्थित नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये ऐसा ही करते हैं, कहीं ऐसी ड्यूटी लग जाती है कर्मचारियों की तो वो छुट्टियों के चक्कर में रहते हैं, अगर छुट्टी नहीं मिली उन्हें तो उन्हें कार्य में उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो ये वायलेशन हो जाएगा। चलिए आगे। 5 कलम बंद करने, टेलीफोन बंद करने, औजार बंद करने, चक्का जाम करने, धीमी गति से काम करने जैसे किसी भी क्रियाकलाप या किसी अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसकी परिणति कार्य विराम या कार्य मंदता में होती है, का आश्रय नहीं लेगा। है ना, यहाँ पे कलम बंद करना है ना, हड़ताल। तो ऐसा जब ऐसा कोई आदेश एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, तो ऐसी कोई हड़ताल बिल्कुल मनाही होगी। कोई टेलीफोन वगैरह भी आप बंद नहीं करेंगे, कोई जो औजार है, काम करने के औजार हैं उनको नहीं बंद करेंगे, कोई चक्का जाम नहीं कर सकते। कोई अगर कोई ऐसा रहता है ना कि हड़ताल तो नहीं करते मगर काम को धीमा कर देते हैं, तो ऐसा काम को धीमा भी नहीं कर सकता है। किसी क्रियाकलाप को, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, उसे, है ना, विराम नहीं किया जा सकता, या मंदता उसको, यानी उसको धीमा नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार का कोई भी आश्रय भी नहीं लिया जाएगा। चलिए 6 क्या है? ऐसे कार्य या कार्यालोक का आश्रय नहीं लेगा जिसकी की परिणति सामान्य कामकाज की विच्छिन्नता में होती हो। है ना, ऐसे भी कोई भी ऐसा, यानी एक प्रकार से कार्य है उसको लोप करना, यानी काम नहीं करना, ऐसा कोई आश्रय नहीं लेगा या परिणित नहीं करेगा जिससे कार्य की कंटिन्यूटी है वो, यानी विच्छिन्नता हो जाती हो, रुक जाता हो, काम को रोकने में सहायक नहीं बनेगा। आगे। किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्य का निर्वहन करने से निवारित या बाधित नहीं करेगा। है ना, यहाँ पे यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य में उपस्थित होने, यानी कोई व्यक्ति जो है इन कार्यों में लगा है, जिस प्रकार के आदेश दिए गए हैं उसमें उनको अनुपस्थित होने के लिए नहीं बोलेगा, है ना, उपस्थित होने या कर्तव्य का निर्वहन करने में निवारित, यानी उन्हें मना नहीं करेगा ना, कोई उसको बाधा भी नहीं पहुँचा सकेगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये 7 बातें फिर से आ गई, 17 बातें फिर 7 बातें, है ना। एक अधिनियम में 17 बातें आई थी, कौन सा अधिनियम था? चलिए, तो यहाँ पे ये 7 बातें इनको ध्यान रखिएगा, जिनमें इन क्रियाकलापों में जो धारा 4 के जो विनिर्दिष्ट आदेश दिया है, तो उनमें इस प्रकार से कोई या विच्छिन्नता एक प्रकार से कहलाए नहीं उत्पन्न करेगा। चलिए अब धारा 6 क्या बोलता है? सेक्शन 6 वादों या कार्रवाई का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। फर्स्ट, धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिता जिला न्यायाधीश के न्यायालय को होगी और जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय को नहीं होगी। ना, यहाँ पे यह कहा गया है कि इस प्रकार से कोई अगर आदेश राज्य सरकार देता है ना, जो धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन जो इस प्रकार के आदेश दिए गए हैं, तो इसकी कोई भी विधि मान्यता के बारे में कोई भी प्रश्न, कोई वाद या कार्यवाही में और भी कोई नहीं ग्रहण कर सकेगा। केवल कौन कर सकेगा? जिला न्यायाधीश, है ना। जिला न्यायाधीश इन बातों को देख सकेगा, और कोई है तो जेएमएफसी या उससे सिविल जज जो हैं क्लास 1 क्लास 2 या जो जिलाधीश हैं या इस प्रकार के रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, उनको ये अथॉरिटी नहीं दी गई है ना। चलिए आगे क्या है? 2 में उपधारा 1 के अधीन किसी वाद या कार्रवाई में जिला न्यायाधीश का न्यायालय रोक, स्टे या आदेश देने वाला कोई आदेश एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा, है ना। कोई अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न उठाता है तो उसी वक्त जिला न्यायाधीश इस प्रकार से स्टे नहीं दे देगा, इंजंक्शन नहीं दे देगा, जब तक कि, है ना, इनसे संबंधित पक्षकार यानी शासन को जब तक सुनने का मौका नहीं दिया जाएगा,
जब तक ऐसा एक पक्षीय आदेश नहीं दे सकेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है 7, है ना, जो ऊपर 7 बातें कही गई थी और ऊपर 4 में भी कही गई थी, और उनमें शास्त्री के बारे में यहाँ पे दिया हुआ होगा। चलिए पढ़ें। सेक्शन 7 शास्त्री फर्स्ट, जो कोई धारा 5 के उपबंधों में से उसके खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास है जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। है ना। अब यहाँ पे 7 में से कौन सा वाला? खंड 3 में जो कहा गया है ना कि कोई भवन है, कार्यालय है, या मशीनरी की इंस्टॉलेशन है, या किसी प्रकार के किसी को इकट्ठा कर लेना, नष्ट कर देना, ये जो 3 को छोड़ दें तो अब क्या 6 चीज़ों के बारे में यहाँ पे कह दिया गया है। 3 को छोड़ के अन्य किसी उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कितनी सज़ा की बात कही गई है? 6 माह तक का कारावास हो सकेगा, है ना। और नहीं है, क्या है? या जुर्माने से जो 500 रुपये से तक का हो सकेगा, 500 रुपये तक का हो सकेगा, कर सकेगा। अब जो 3 के लिए क्या कहा गया है? सेकेंड, जो कोई धारा 5 के खंड 3 के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, किसी भी ऐसे शास्त्री पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कि तत्सम प्रवर्तक किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन अधिरोपित किए जाने योग्य हो, कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। है ना। वहाँ 3 को छोड़ दिया गया था। अब 3 के बारे में यहाँ कहा गया है कि धारा उपधारा जो 5 की जो खंड 3 में बात कही गई है, तो किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उसमें जो बातें कही गई हैं कि दुष्प्रेरण करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, या किसी तो वह किसी भी ऐसी शास्त्री के में कोई भी ऐसी शास्त्री में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यानी और भी जो है और भी कोई शास्त्री हैं उन वो भी होंगी तत्समय प्रवर्तन, यानी कोई अधिनियम में, और उस अपराध के लिए वो सजा है तो वो तो मिलेगी, है ना, वो मिलेगी। और भी क्या होगा? ऐसे कारावास की जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, तथा, है ना, तथा जो जुर्माना जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा। यानी जो खंड 3 था, यह ऊपर वाले से बड़ा अपराध है। चलिए 8 क्या है? सेक्शन 8 विच्छिन्न करने हेतु उद्दीपित करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्त्री, जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहा हो, धारा 5 के अधीन प्रतिष्ठित किए गए किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उकसाएगा, उद्दीपित करेगा या उत्प्रेरित करेगा। है ना। यहाँ पे विच्छिन्न करना, यानी उसे ऐसा व्यवधान प्राप्त करना, डिसकंटिन्यू करना, है ना, या रोक देना, है ना, अलग कर देना। विच्छिन्न करने के हेतु उद्दीपित करने से उत्प्रेरित करने, है ना, उसे उद्दीपित करने से उत्प्रेरित करने, या वित्तीय सहायता या समर्थन अगर कोई व्यक्ति देता है तो उसके लिए क्या कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा कर रहा है ना, जो अपन ने पहले से पिछली सेक्शनों में पढ़ा कि कौन कौन व्यक्ति होंगे जिनके लिए ये आदेश दिए जाते हैं, और जो अत्यावश्यक सेवाओं में दे रहा है ना। तो धारा 5 के अधीन प्रतिष्ठित किए गए क्रियाकलापों को आश्रय देने के लिए उकसाएगा। यानी इस प्रकार से जो धारा 5 में प्रतिष्ठित किया गया है उनको यानी ना करे, उसके लिए आश्रय देगा या उकसाए क्या, या उद्दीपित करेगा या उत्प्रेरित करेगा। एक दूसरा क्या है? 2 धारा 5 के अधीन प्रतिष्ठित किए गए किसी क्रियाकलाप को अग्रसर करने के लिए या उसके समर्थन में कोई धन व्यय करेगा या अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहे किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय को कोई धन या सामग्री प्रदान करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उस धारा के उपबंधों का उल्लंघन किया है और तद अनुसार वह इस बात के दायित्वाधीन होगा कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाकर उसे दंडित किया जाए। है ना। यहाँ पे जो धारा 5 में और भी जो 2 में ये कहा गया है कि ऐसा जो प्रतिष्ठित कार्य है उस क्रियाकलापों को कर्म करने के लिए, अग्रसर करने के लिए उसको पैसा देता है, कोई ऐसी बात करता है ना, अत्याधिक सेवा जो कर रहा है उस व्यक्तियों को या निकाय को धन या सामग्री वगैरह उत्पन्न की, आपको ऐसा नहीं करना है ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार से
उसे शास्ति मिलेगी, जो इस प्रकार का उल्लंघन करेगा तो वैसा ही इसे माना जाएगा और उसी तरह से इसे दंड दिया जाएगा। 9। सेक्शन 9 अपराधों का संज्ञान। इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। है ना, एक और बता दिया गया है कि ये कौन से अपराध होंगे, संज्ञेय अपराध होंगे, है ना। हालांकि यहाँ लिखना चाहिए दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी यह अपराध संज्ञेय अपराध होना होगा, ऐसा पूरा लिखना चाहिए था, मगर इसमें सीधे कह दिया गया है कि यह संज्ञेय अपराध होगा, है ना। और अपराधों का संज्ञान के बारे में क्या कहा गया है? 10। सेक्शन 10 अपराधों का विचारण आदि। फर्स्ट, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा, है ना। यहाँ यह और कह दिया गया है कि जो अपराध पहले वहाँ क्या था, जिला न्यायाधीश क्या करेगा, कोई ऐसा आदेश दे दिया गया है और उससे कोई व्यथित हो गया है ना, तो उसकी वहाँ उसके विरुद्ध वहाँ पे वह दावा जो भी रहेगा प्रतिवेदन वह लाएगा, है ना, और उसे बिना राज्य सरकार यानी विपक्ष को बिना सुने उसमें स्टे की कार्रवाई एक पक्षी नहीं की जाएगी। मगर जो यहाँ अपराध है, जो दंड देने की बात कही है, वो क्या करेगा, जीएमएफसी। अब इसको दोनों को ध्यान रख लीजिएगा कि कब है तो जिला न्यायाधीश की बात आएगी और कब जीएमएफसी की बात आएगी, ठीक है ना। ये सब है ना। सेकंड हाँ, तो और क्या है, सेकंड पढ़िए। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन 1974 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन के समस्त अपराधों के निवारण, अन्वेषण, जांच तथा विचारण को लागू होंगे, है ना। जो भी यहाँ पे एक तो संज्ञेय बता दिया गया है और इस प्रकार से कोई जो संज्ञान लेने के लिए जो जेएमएफसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट वो करेगा, और उसमें प्रक्रिया क्या होगी, जो दंड प्रक्रिया संहिता में कही गई है। अब यहाँ पे 11 में निश्चित क्या कर दिया गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण का जो अध्यादेश था उसे इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे अत्यावश्यक जो वो सेवाएं क्या हैं वह यहाँ पे बताई गई हैं, तो पढ़ने से। अनुसूची धारा 3 धारा 3 क वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिकी प्रवृत्ति ऑपरेटिव तथा अनुसचिवी व्यक्ति जो फर्स्ट विद्युत के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, सेकंड लोक तथा राज्य मोटर परिवहन तथा कर्मशालाएं, थर्ड लोक स्वास्थ्य, फोर्थ लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, फाइव नगरपालिका निगमों, नगरपालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी से संबंधित हो, है ना। एक तो ये बता दिया का और खा, दो बातें कही गई हैं। तो काम है जो वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिक या ये ऑपरेटिव या अनुसचिवी व्यक्ति, यानी ये पोस्टें हैं, है ना। कौन से, जैसे विद्युत के उत्पादन, परिसेरण या वितरण, तीन। विद्युत का क्या होता है, पहले क्या होता है, जनरेशन होता है ना, पहले जनरेट किया जाता है, पहले बनाया जाता है ना, और वो क्या हो गया, उत्पादन हो गया। परेषण आने क्या होता है, उसे यहाँ से घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है, जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े खंबे में से, तारों में से पहले ज़्यादा करंट वाला तार होता है, फिर उसको कम करते, फिर उसको कम करते हैं, तो ये क्या होता है, परेषण होता है। और वितरण, फिर यहाँ मीटर लगाकर खंभों से अपने को तार करके वितरित किया जाता है। परेषण और वितरण में थोड़ा सा अंतर है, यानी वो विद्युत को यहाँ से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ले जाना, वो परेषण हो गया, और फिर उस स्थान से वितरण करना, यानी अलग अलग व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता अनुसार उन्हें देना। तो इनमें भी जो वैज्ञानिक हैं, इनके लिए जो तकनीकी कार्य करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, जो आके खंबे में चढ़ते हैं, तार लगाते हैं, ये करते हैं, और जो इन विभागों में अनुसूची अरे जो सचिवी कार्य करते हैं, है ना, जो सेक्रेटरियल काम करते हैं, यानी जिस प्रकार से मंत्रालय का कार्य होता है वो सचिवी का कार्य कहलाता है वो। तो विद्युत उत्पादन, परेषण और वितरण करने के लिए। दूसरा क्या है, लोक तथा राज्य मोटर परिवहन तथा कार्यशालाओं, है ना। तो जो पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, या राज्य ट्रांसपोर्ट, एमपीएसआरटी हमारे यहाँ थी, अब वो घाटे में चल के ख़त्म हो गई, है ना। महाराष्ट्र में भी चलती है ना, जो गवर्नमेंट की जो बसेस चलती हैं। हाँ, और क्या है, लोकल बस जो होती है ना, जो लोक परिवहन होते हैं वो, या जैसे ये टैक्सी, टेम्पो वगैरह, ये सब आ जाएंगे इसमें। ये जब ऐसा कोई आदेश दे दिया गया है
जब वो इस प्रकार से उन परिवहनों को नहीं कर सकते। आपने देखा होगा चुनाव होता है तो पूरे जो परिवहन है वो इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पे वो सरकार के काम में लग जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भी आदेश है उनके अनुपालन में लोक और राज्य मोटर परिवहन और इस प्रकार की जो उनकी कार्यशालाएं हैं उनके लिए भी निर्देश, यानी वो भी अत्यावश्यक सेवाओं में कहलाएंगे। लोक स्वास्थ्य ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, पब्लिक हेल्थ जो है ना, वो जो जो यानी अस्पतालों से संबंधित हो गया। और लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी यानी ये जो है तो RES जिसको बोलते हैं ना, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, है ना, जो होते हैं उससे संबंधित भी सेवाएं। नगर पालिकाएँ, है ना, नगर निगम, नगर परिषद जो हैं, ये जो आपके लिए जो भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, साफ़ सफाई करना और भी जो हैं जो आपके क्षेत्रों में बिजली और भी बहुत सारी जो काम है नगर निगम, नगर पालिकाएँ और नगर परिषद जो करती हैं। जो कोई या कोई अधिसूचित कोई क्षेत्र या की कोई समिति है, जैसे कोई आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी में एक समिति बनाई जाती है, वो कॉलोनी या अपार्टमेंट वगैरह रहते हैं उनको वो पूरे कार्यों का संचालन करती है, तो वो भी कहलाएंगी। ये अत्यावश्यक जो चीज़ें हैं वो कहलाएंगी। और क्या है, खा में क्या है सर का है सर इसमें, और का भी है। अच्छा चलो, यस बड़े सर। हमारे में नहीं है। वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालिक प्रवृत्ति ऑपरेटिव तथा अनुसूची कार्मिक दो। फर्स्ट उचित मूल्य की दुकानों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। सेकंड क खाद्यों और ख आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन यथा परिभाषित अन्य वस्तुएं के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन से। थर्ड दुग्ध वितरण, पशुधन और पशु चिकित्सा तथा पशुपालन और कुक्कुट पालन सेवाओं से। फोर्थ वन रोपण तथा वन संरक्षण और वन उपज के परिरक्षण, परिवहन, भंडारण एवं वितरण से। फाइव मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा भर्ती नियम 1976 द्वारा शासित मध्य प्रदेश सचिवालय सेवाओं से। सिक्स मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की सेवाओं से। और सेवन है विधान विभाग अध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यपालक की सेवाओं से संबंधित हो। है ना। इसमें यहाँ तो लिखा नहीं है, फिर भी आप लोगों को मुझे लगता है सभी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के जो एक तो वो रहती है ना, जो राशन की दुकानें होती हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से चलती हैं, वो हैं। ये दूध की जो होती है ना, दूध संघ होते हैं, इस प्रकार के कोई हैं। और ये इस प्रकार की जो भी और अत्यावश्यक जो वस्तुएं रहती हैं जो आपने अभी पढ़ा है, वो सभी बातें भी आएंगी, है ना। आप यहाँ देखें। परीक्षाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति। फर्स्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। सेकंड मध्य प्रदेश राज्य में के समस्त विश्वविद्यालय। थर्ड व्यवसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश। है ना, यहाँ पे एक ही लाइन पे लिखा है और वहाँ आप पॉइंट सहित पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल, है ना, या यहाँ पे हायर सेकेंडरी बोर्ड भी हो जाएगा और वो हाई स्कूल बोर्ड वगैरह भी हैं, वो भी हो जाएंगे। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का संचालन, यानी केवल परीक्षा लेना नहीं है, परीक्षा फल बनाना, कॉपी जांचना, जो भी उसमें जो मार्कशीट बनाना, ये सब जो कार्य हैं, अगर कोई इनसे संबंधित भी जो सेवाएं हैं वो अत्यंत आवश्यक जो सेवाएं कहलाएंगी, है ना, एसेंशियल सर्विसेज कहलाएंगी। और इनके लिए कोई भी आदेश राज्य सरकार दे सकेगी। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण अभिव्यक्त परीक्षाओं का संचालन के अंतर्गत आते हैं वीक्षण तथा पर्यवेक्षण, प्रश्न पत्रों का बनाया जाना, अनुसीमन, मॉडरेशन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कोई अन्य ऐसा क्रियाकलाप जिनका की परीक्षाओं के संबंध में मंडल या विश्वविद्यालय द्वारा हाथ में लिया जाना अपेक्षित हो। है ना। ये जैसा अपन ने वहाँ पे पढ़ा है कि ये प्राइवेटाइजेशन में भी अगर किया जा रहा है तो उनके ऊपर भी लागू होगा। और यहाँ परीक्षाओं का संचालन, जैसा मैंने अभी बताया था, उसके केवल संचालन में परीक्षा लेने तक नहीं है ना, उनका विजिलेंस करना, है ना। जो एक टीम आती है ना, कि नकल हो रही कि नहीं आती है, हो रही है, वो एक टीम आती है, तो वो है इन विजिलेंस करना, पर्यवेक्षण करना, प्रश्न पत्रों को बनाना, है ना, उन्हें मॉडरेशन करना, उनको मूल्यांकन करना। ये सभी क्रियाकलापें हैं जो मंडल यानी जो शिक्षा मंडल जो होता है, यानी 10th हो गया और 12th की बात जो है, कोई भी वो शिक्षा मंडल हो, या वैसे तो ये राज्य के उसके लिए तो जैसे CBSE वगैरह ICSE हैं, उनके लिए वैसे आना तो चाहिए, क्योंकि राज्य में केंद्र के लिए भी अधिनियम इसका है, तो वहाँ से भी होगा। यहाँ राज्य की बात है तो यहाँ राज्य की बात होगी। तो इस प्रकार से
यहाँ पे जो भी ये कार्य होते हैं, परीक्षा का संचालन का मतलब है वह सब आएंगे, है ना। इस प्रकार से यह एक छोटा